हूती का नया प्रहार कैसे नजर आ रहा है और ये सऊदी पर मिसाइलों की जो बौछार एक बारिश हुई है उसका पूरा नुमाइंदा क्या है। नजरान के रिहायशी इलाके पर हमला किया गया, 11 नागरिक इस दौरान घायल हुए, 4 साल का बच्चा भी जख्मी हुआ। नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही साथ गुरुवार देर रात तक प्रोजेक्टाइल्स दागे गए और रिहायशी इलाकों में गोले जो है वो गिरे हैं। इससे किस तरीके से बम की वर्षा जो है वो हुई है इसका नुमाइंदा इराक भी इस वक्त समझ रहा है। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। सऊदी के इस बीच आरोप क्या है वो बता देते हैं आपको जल्दी से। आरोप सऊदी द्वारा लगाए जा रहे हैं कि हूथियों ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया, सिविलियंस को टारगेट पर लिया, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन किया, नागरिक ठिकानों को दहलाया है, अंधाधुंध हमला किया है। यमन में भीषण हमले हुए हैं, इसको लेकर क्या डिटेल्स है वो भी बता देते हैं। सऊदी समर्थित सेना पर बड़े अटैक किए गए, 58 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। दावा यह किया जा रहा है दर्जनों सैनिक जो है इस दौरान घायल हुए हैं, लेकिन ये हमले जो हुए कहां हैं वो भी आपको बता देते हैं। मारिब प्रांत के सैन्य ठिकाने पर सबसे पहले आपको बता दें और हदरा मौत के मिलिट्री कैंप निशाने पर लिए गए हैं। सरकारी सेना को भारी नुकसान इसके जरिए पहुंचता हुआ नजर आया, लेकिन इसके बाद प्रश्न ये कि तनाव आखिर क्यों बढ़ा। चलिए वो भी डिटेल आपके सामने रख देते हैं। युद्ध विराम के बाद सबसे बड़ा सैन्य तनाव हूतियों ने हमले तेज किए हैं। सऊदी गठबंधन भी अलर्ट पर बताया जा रहा है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा संकट है संघर्ष विराम के नाम पर। संघर्ष विराम पर क्यों संकट है? अप्रैल 2022 की बात कर लेते हैं, जब युद्ध विराम हुआ था। लंबे समय तक सापेक्ष शांति रही, अब फिर से जंग भड़कती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से अब ये संघर्ष विराम जो है बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रही है कि अब ये है भी या सिर्फ अफवाही बातें हैं। सना से शुरू हुआ नया विवाद कैसे, वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। ईरानी विमान रोकने की कार्रवाई की गई, हूथियों ने कड़ा विरोध किया, संघर्ष फिर से तेज होने का अनुमान भी लगा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मोर्चा समुद्री तनाव को लेकर, समुद्री मोर्चे पर भी टकराव है, क्योंकि हूथियों ने समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। समुद्री जो नाकेबंदी है उसे और ज्यादा सऊदी तटस्थ करने वाला है। सऊदी से जुड़े जहाज निशाना बनाए गए हैं। लाल सागर में भी खतरा इसके जरिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डिटेल इतनी ही नहीं है, डिटेल ये भी है कि 1 दशक से ज्यादा यमन जल रहा है, क्योंकि 2014 से गृह युद्ध जारी है। 2015 में सऊदी गठबंधन की एंट्री होती है, लाखों लोग इसके जद में आते हैं, प्रभावित होते हैं। ईरानी हूती कनेक्शन क्या है वो भी आपको बता देते हैं जल्दी से। हूतियों को ईरान समर्थित माना जाता है, ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट में नई चुनौती सामने आ रही है। लेकिन इसके बीच सवाल ये कि क्या जंग फिर से छिड़ सकती है, क्या ये विध्वंसक रूप ले सकती है। सीमा पर सैन्य गतिविधियां अब तेज हो चुकी है, मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ चुका है। पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन इस बीच जो तस्वीर सामने आ रही है, हूती का ये नया जो स्ट्राइक है, नया प्रहार है, इसके जरिए कैसे पस्त इस वक्त तमाम जो तरीके हैं, तमाम दाव पेच है अमेरिका इसराइल के नजर आ रहे हैं। एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं आपको। सऊदी पर हूतियों का कहर, रिहायशी इलाकों पर बारूदी वार, सऊदी में हाहाकार। यमन की आग अब सऊदी अरब की सरहदों को भी झुलसा रही है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी शहर नजरान के रिहायशी इलाकों पर देर रात अंधाधुंध प्रोजेक्टाइल दाग दिए। बारूद के धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा, लोग घरों से बाहर भागे और कई परिवार दहशत में रात बिताने को मजबूर हो गए। हमले में 11 लोग घायल हुए। सबसे दर्दनाक तस्वीर उस 4 साल की मासूम की है जो 2nd डिग्री बर्न का शिकार हुआ। एक महिला भी गंभीर रूप से झुलस गई। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूतियों पर जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। लेकिन यह हमला अचानक नहीं हुआ। इससे ठीक 1 दिन पहले
हूथियों ने यमन में सऊदी समर्थित सरकारी सेना के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया। मारिब और हद्रामौत में हुए हमलों में दर्जनों सैनिक मारे गए। हूथी नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने सैकड़ों दुश्मन सैनिकों को निशाना बनाया, यानी अब लड़ाई सीमा पार पहुंच चुकी है। अप्रैल 2022 के युद्ध विराम के बाद यमन में हालात धीरे धीरे सामान्य होने की उम्मीद थी, लेकिन राजधानी सना में ईरानी विमान को रोकने की कार्रवाई, फिर समुद्री नाकेबंदी और अब सऊदी के रिहायशी इलाकों पर हमला, इन घटनाओं ने संघर्ष विराम को लगभग खत्म कर दिया है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो पूरा पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की चपेट में आ सकता है। यमन का गृह युद्ध एक दशक से ज्यादा समय से जारी है। संघर्ष ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है और देश को गहरे मानवीय संकट में धकेल दिया है। अब सीमा पार हमलों की बढ़ती घटनाएं इस आशंका को और मजबूत कर रही हैं कि ये टकराव क्षेत्रीय स्तर पर और व्यापक रूप ले सकता है। यमन की जंग अब सिर्फ यमन की नहीं रही। हूथी मिसाइलें सऊदी शहरों तक पहुंच चुकी हैं। रिहायशी इलाकों पर हमले, मासूमों के घायल होने की खबरें और लगातार बढ़ता सैन्य तनाव, ये संकेत है कि मिडिल ईस्ट में हालात फिर बेहद संवेदनशील होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच एक बड़ी खबर, सेंटकॉम का बड़ा ऑपरेशन, यूएसएस बॉक्सर से ईरान पर समुद्री दबाव बनाने की कोशिश की जा रही। यूएसएस बॉक्सर पर तैनात यूएस मरीन कॉर्प्स सक्रिय बताए जा रहे हैं। ईरानी नाकेबंदी लागू करने में मदद, सेंटकॉम की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया। 49 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला गया है। 2 जहाजों को निष्क्रिय करने का दावा किया गया। सोशल मीडिया पर सेंटकॉम ने ऑपरेशन की डिटेल्स साझा की है, रिपोर्ट्स साझा किया कि आखिर इस पूरे दावे में क्या तस्वीर रहने वाली है। और 49 कमर्शियल जहाज़ों को जब टारगेट किया गया है, इसकी जद में किस तरीके की तस्वीर सामने आई। 2 जहाज़ों को निष्क्रिय किया गया। सोशल मीडिया पर बाकायदे सेंटकॉम ने बड़ा हवाला देते हुए ऑपरेशन की एक डिटेल भी साझा की है और इस डिटेल में पूरी तरीके से बताया गया कि कैसे यहाँ ईरान के मंसूबों को पस्त किया गया। ईरान नाकेबंदी लागू करने में मदद भी कर रहा है और सीधे तौर पर तस्वीर भी इस वक्त इसी तरीके की नजर आ रही है कि ब्लॉकेड अभी हॉर्मुज में जारी है। नो एंट्री का एक पैमाना जो है ईरान की तरफ से रखा गया है, जिसमें इजराइल हो, अमेरिका हो, दोनों के लिए कड़े प्रतिबंध, कड़े सैंक्शंस यहां पर एंट्री को लेकर लगाए गए। एक बड़ी खबर और हॉर्मुज और मंडेब पर इजराइल का बड़ा बयान। इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन का बड़ा दावा सामने आया। ईरान हूती खतरे को खत्म करने पर चर्चा हो रही है, काम हो रहा है। खाड़ी देशों से यूरोप तक जमीनी कॉरिडोर बनाने की बात भी सामने आई है। यूएस के साथ कॉरिडोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसकी जद में जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, यूएस के साथ कॉरिडोर को आगे बढ़ाना कितना ज्यादा बड़ा दाव होगा, क्योंकि अगर ये होता है तो यूरोप के साथ जो रिलेशंस अभी थोड़े से कड़वे नजर आ रहे हैं अमेरिका के, वो थोड़े नर्म पड़ते हुए नजर आएंगे। नेटो के साथ जो तस्वीर है, यूएन के साथ जिस तरीके से तनातनी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बनी हुई है, वो थोड़े सुधरते हुए नजर आएंगे। लेकिन एली कोहेन का जो बड़ा दावा है, जिसमें ईरान हूती खतरे को खत्म करने पर काम हो रहा है, बात हो रही है कि अगर इस तरीके का प्रॉक्सी नेटवर्क ब्रेक किया गया, इसके जरिए दुनिया को बचाया जा सकता है। क्या दुनिया एक नए परमाणु दौर की तरफ आगे बढ़ रही है? और क्या व्हाइट हाउस ने उस युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है जिसका डर पूरी दुनिया को न जाने कब से सता रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ रूस या चीन को रोकने की नहीं, बल्कि दोनों मोर्चों पर एक साथ
लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। अमेरिका हो या इस बीच इजराइल हो, लगातार इस बाबत चर्चा की जा रही है। सेंटकॉम के हेडक्वार्टर्स में, मोसाद के हेडक्वार्टर्स में या इसके अलावा पेंटागन में, वॉशिंगटन में चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि ईरान के प्रॉक्सीज को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन क्या ये दूसरा जो फ्रंट है जिसमें रूस और चीन आते हैं, ये गेम खराब कर सकते हैं, गेम ओवर करा सकते हैं अमेरिका इजराइल का। अमेरिका की न्यूक्लियर पॉलिसी में होने जा रहे सबसे बड़े बदलाव, और इस बदलाव का मकसद राष्ट्रपति के हाथ में ऐसे परमाणु विकल्प देना जिन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत यूज किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके। अब तक अमेरिका की रणनीति लंबी दूरी तक की इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइलों पर टिकी थी, लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो गया है। अब फोकस होगा टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों पर, यानी कि ऐसे छोटे परमाणु हथियार जिन्हें पूरे शहर नहीं बल्कि दुश्मन के सैन्य ठिकानों और युद्ध के मैदान में यूज किया जा सके और इससे गर्जना लाई जा सके, खाड़ी में भी तैयार किया जा सके आगे आने वाले बड़े विश्व युद्ध के लिए। पेंटागन के भीतर चल रही इस हाई लेवल समीक्षा की कमान संभाल रहे हैं एल्ब्रिस कोल्बी, जिनका मानना है कि बदलती दुनिया में पुरानी रणनीति जो है अब पर्याप्त नहीं है, अब कारगर भी नहीं है। उनका ये मानना है, उनका ये तर्क है कि अगर अमेरिका और रूस चीन जैसी परमाणु ताकतों के सामने भरोसेमंद बढ़त बनाए रखनी है तो राष्ट्रपति के पास सिर्फ सब कुछ खत्म कर देने वाला विकल्प नहीं बल्कि सीमित, सटीक और प्रिसाइज तौर पर रणनीतिक परमाणु जवाबी कार्रवाई के विकल्प भी होने चाहिए। एनबीसी की रिपोर्ट सामने आई थी इस बीच। इस रिपोर्ट के बाद बड़ी चर्चाएं हुई। रिपोर्ट में बड़े दावे भी किए गए जिसके मुताबिक इस नई रणनीति का उद्देश्य डोनाल्ड ट्रंप के सैन्य विकल्पों का दायरा बड़ा करना है, उन्हें और ज्यादा ऑप्शंस देना है ताकि अगर रूस, चीन या उनके सहयोगियों के साथ बड़ा टकराव होता है, बड़ा कोई क्लैश होता है तो अमेरिका के पास हर स्तर पर जवाब देने की क्षमता हो, कुछ बाहर निकलने का टैक्टिक्स, कोई ऐसा टेक्निकल ग्लिच जिसके जरिए अमेरिका बाहर निकल सके। यानी अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका परमाणु हमला करेगा या नहीं करेगा, बल्कि ये भी कि किस स्तर पर, किस हथियार से और किस लक्ष्य को भेदने की कोशिश करेगा। लेकिन इस रणनीति में पूरी दुनिया की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि जब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होगा, युद्ध का व्यवहारिक विकल्प माना जाएगा, तो परमाणु युद्ध की दहलीज पर पहले से ही ज्यादा जो इस वक्त खतरा है वो बढ़ जाएगा, वो नीचे आ जाती है। यानी कि वो हथियार जिन्हें दशकों तक सिर्फ डर दिखाने के लिए रखा गया था, सिर्फ कैद रखा गया था, सिर्फ प्रतिबंधित रखा गया था, सिर्फ बंद करके रखा गया था, सिर्फ गीदड़ भभकी जिसके जरिए दी जा रही थी, अब युद्ध की योजना का बड़ा हिस्सा बनाया जा रहा है। तो क्या ट्रंप प्रशासन तीसरे विश्व युद्ध जैसे किसी संभावित संकट की तैयारी में जुट गए हैं? और क्या रूस और चीन के बढ़ते सैन्य गठजोड़ ने अमेरिका को अपनी परमाणु सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है? अगर कभी एशिया या यूरोप में बड़ा सैन्य टकराव हुआ तो दुनिया पहली बार टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की गवाह बनेगी। क्या ऐसी स्थिति आन पड़ेगी? क्या हालात रहेंगे? कुछ डिटेल्स हमने इकट्ठा की, आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। चीन रूस की घेराबंदी इस वक्त कैसे नजर आ रही है और इसके इर्द गिर्द दुनिया कैसे डर के साए में? ट्रंप की न्यूक्लियर तैयारी क्या है? ट्रंप के न्यूक्लियर प्लान का बड़ा खुलासा, परमाणु नीति में बड़ा बदलाव किया गया, अमेरिका वॉर ब्लूप्रिंट बदल रहा है, यानी कि वो जो पहले वाला धरा धरा ब्लूप्रिंट था वो चेंज करके अब टैक्टिकल वॉरफेयर पर आ रहे हैं। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर दांव चलने की तैयारी में अमेरिका है। लंबी दूरी की मिसाइलों पर कम भरोसा हो रहा है, क्योंकि अब ईरान वो तस्वीर दिखा रहा है जिसमें साख तो सवालों पर आ ही रही है, अब सत्ता भी सवालों पर आ गई है। चीन रूस के खिलाफ नई रणनीति, नई राजनीति के दरवाजे खोले जा रहे हैं। पेंटागन ने तेज युद्ध की तैयारी कर दी है। न्यूक्लियर ऑप्शंस और ज्यादा होंगे अब, क्योंकि अब न्यूक्लियर ऑप्शंस ही बचे हैं अगर ईरान को रोकना है तो। ट्रंप को मिलेंगे नए सैन्य विकल्प, परमाणु जंग का नया फॉर्मूला, टैक्टिकल हथियारों का नया जखीरा और नया भरोसा भी। वॉर फील्ड न्यूक्लियर पर जोर भी दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ शहर नहीं, सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे, वो सैन्य ठिकाने जिससे ईरान अभी एड्ज लेने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप की न्यूक्लियर चॉइस क्या होगी?
चॉइसेस क्या बढ़ेंगी भी या वो सीमित रह जाएंगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। संकट में होंगे कई जवाबी विकल्प भी और न्यूक्लियर रणनीति का रीसेट बटन भी नजर आएगा, क्योंकि रीसेट बटन के जरिए ही आप विश्व युद्ध की दोबारा तस्वीर को पलट और बदल सकते हैं। हर संकट के लिए नया न्यूक्लियर जवाब भी रहेगा। पेंटागन इसको लेकर युद्ध अध्याय भी लिख रहा है। एक नया ब्लूप्रिंट, एक नई तस्वीर, एक नई तैयारी, एक नई होड़ ईरान को रोकने की, दुनिया को रोकने की और दुनिया पर ग्लोबल पुलिसिंग का एक नया डंडा चलाने की।